Drop a like and do share. Leave your comments and do not forget to subscribe for more videos. Hello everyone, welcome to Edupedia World Videos. Today we are going to learn about uses of it. इंग्लिश में जो प्रोनाउन शब्द है it, जिसका हिंदी में मतलब होता है यह या फिर वह, उसके यूजेस क्या होते हैं, कितने उपयोग होते हैं, कैसे उपयोग होते हैं, वो आज हम सीखेंगे. Use number 1. In speaking of the weather or the time. जब भी हम किसी मौसम के बारे में बात कर रहे होते हैं या फिर समय के बारे में बात कर रहे होते हैं, ऐसे केसेस में अगर प्रोनाउन का उपयोग करना है, सर्वनाम का उपयोग करना है, तो हम इट शब्द का उपयोग करेंगे. For example, it is spring. यह वसंत ऋतु है. It is summer. यह ग्रीष्म ऋतु है. या फिर ऐसा कहेंगे यह गर्मी का मौसम है. Then अगर समय बताना हो, it's 12 o'clock. It's जो है हम यहाँ देख सकते हैं apostrophe s लगाकर लिखा गया है, वो शॉर्ट फॉर्म है it और is का. It's 12 o'clock. यहाँ पर apostrophe s लगाया हुआ है, it's बना है. इसका अर्थ होता है it plus is. इस प्रकार से बोला जा रहा है कि अभी 12 बजे हैं. यहाँ पर अभी शब्द जो है हिंदी में बहुत क्लियर है, अभी का समय. लेकिन अगर हमें इसी चीज को इंग्लिश में बोलना है, हमारे पास एग्जैक्टली पता नहीं है कि सब्जेक्ट है क्या, ऐसे केस में हम इट का उपयोग करेंगे. देन इट इज डे टाइम इन न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क में दिन का समय है. अगेन हिंदी में हमें कोई भी सर्वनाम की नीड या आवश्यकता नहीं पड़ रही है. लेकिन अगर हम इंग्लिश में इस सेंटेंस को बनाएं तो हमें एक सब्जेक्ट की जरूरत है और सब्जेक्ट में हम प्रोनाउन इट का उपयोग करेंगे टू टेल अबाउट द टाइम. जहां पर भी हमें वेदर अर्थात मौसम या समय के बारे में बताना है तो इट प्रोनाउन का उपयोग कर कर हम इसे बता सकते हैं. इट को एज अ सब्जेक्ट भी हम उपयोग कर सकते हैं. यूज नंबर 2. As an indefinite nominative of an impersonal verb. इम्पर्सनल वर्ब ऐसी क्रियाएं होती हैं इंग्लिश में जिसका सब्जेक्ट हमें नहीं पता होता है. हम एग्जाम्पल्स में इस चीज को गहराई से समझेंगे. बट फॉर नाउ ऐसे वर्ब्स जिनका कोई भी डिफाइंड सब्जेक्ट नहीं है, उनके लिए हम इट को नॉमिनेटिव के रूप में उपयोग करते हैं. नॉमिनेटिव केस हमने सीखा था पिछले लेसन्स में, जहां पर हमारा नाउन या प्रोनाउन एक सब्जेक्ट की तरह उपयोग में आता है, सब्जेक्ट के स्थान पर होता है, उसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं. सो एग्जाम्पल में हम देखेंगे इट रेन्ड हेविली. यहाँ पर जो वर्ब है वो है रेन्ड. क्या हुआ, क्या वर्षा हुई, किसके बारे में बात हो रही है, वर्षा हो रही है, ये क्रिया है. रेन इज वर्ब ओवर हियर, जो कि रेन्ड शब्द के रूप में उपयोग किया गया है. लेकिन यहाँ हमें डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो हम बोलेंगे इट रेन्ड हैविली. बहुत तेज वर्षा हुई या भारी वर्षा हुई. It falls. वह गिरता है. It sticks. वह चिपकता है या फिर यह चिपकता है. It जो शब्द है इंग्लिश में जो प्रोनाउन है, हिंदी में यह और वह दोनों के लिए उपयोग में आया जाता है.
then it so used is called an impersonal pronoun. इस प्रकार से जब भी it का हम उपयोग करेंगे जहां पर उसके बाद में आने वाला वर्ब ऐसा वर्ब है जिसके सब्जेक्ट हमें नहीं पता है, उस केस में it को हम impersonal pronoun भी बोल सकते हैं. So also the verb rains here is called an impersonal verb. यहाँ पर जिस प्रकार से हमने rain देखा, fall देखा, stick देखा, ये वो शब्द हैं जिनके सब्जेक्ट हमें नहीं पता है. क्या गिर रहा है, क्या चिपक रहा है, क्या चीज की वर्षा हो रही है. ये लॉजिकल है कि पानी की वर्षा हो रही होगी, लेकिन एज इन इंग्लिश हमें अभी सब्जेक्ट का पता नहीं है, इसलिए इट शब्द का उपयोग हम करेंगे. यूज नंबर 3. टू गिव स्ट्रेस और एम्फेसिस टू द नाउन और प्रोनाउन. किसी भी संज्ञा या फिर ऑलरेडी कोई दूसरी सर्वनाम को अगर हमें जोर दे के बोलना है या उसी चीज को हमें दबाव के साथ में और एक प्रेशर के साथ में बोलना है, उस केस में हम इट का उपयोग करते हैं. एग्जाम्पल में समझेंगे हम इस चीज को. इट वॉज यू हु डिड द मिस्टेक. वह तुम थे जिसने गलती की. हम इसको ऐसा भी बोल सकते थे, यू डिड द मिस्टेक, तुमने गलती की. लेकिन हम किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं और जोर दे के इस बात को बोल रहे हैं कि वह तुम ही थे जिसने गलती की थी. वह के लिए इट का उपयोग इस प्रकार से होगा, इट वॉज यू. हम ये स्ट्रेस दे रहे कि वह तुम ही थे who did the mistake. It was through me that everyone got to know the truth. वह मेरे जरिए था कि सभी को सच मालूम पड़ा या सभी लोग सच जान पाए. यहाँ पर भी हम मी पर स्ट्रेस कर रहे हैं. मी शब्द जो ऑलरेडी प्रोनाउन है उसके ऊपर और जोर देके बोला जा रहा है कि वह मेरे जरिए था कि सबको सच पता चला. It is India who has been developing at good rate. इंडिया एक नाउन है, हम उसके ऊपर जोर दे के बोल रहे हैं कि यह भारत है जो कि बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है. It was Rahul who joined the Air Force. वह राहुल था जिसने एयर फोर्स में भर्ती ली थी. यहाँ पर भी हम राहुल के ऊपर स्ट्रेस देना चाह रहे हैं अपने स्पीच में, बोलने के तरीके में कि वह राहुल ही था. इट वॉज राहुल. ऐसे केसेस में स्ट्रेस, एम्फेसिस, जोर देने की बातों में इट का उपयोग हम करते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन के लिए जिसके ऊपर हम स्ट्रेस देना चाह रहे हैं. Use number 4. As a temporary subject before the verb to be when the real subject follows. कई बार सिचुएशन ऐसी होती हैं कि जो एक्चुअल में सब्जेक्ट होता है, जो कि कर्ता होता है या जिसके बारे में बात की जा रही होती है, वह हमें वर्ब के बाद में मिलता है. तो अगर हमारा सब्जेक्ट हमें स्टार्टिंग में नहीं मिल रहा है एक इंग्लिश के सेंटेंस में और वो वर्ब के बाद में मिल रहा है, ऐसे केसेस में हम इट को यूज करेंगे एज अ टेम्पररी सब्जेक्ट. एक अस्थायी रूप से अगर हम कर्ता को या सब्जेक्ट को उपयोग करना चाह रहे हैं तो इट प्रोनाउन का उपयोग होगा. फॉर एग्जाम्पल, It is easy to draw an apple. इसको हम डायरेक्टली ऐसा भी बोल सकते थे, An apple is easy to draw. लेकिन हम इसे ऐसा बोल रहे हैं, It is easy
to draw an apple. an apple को is के बाद में रखा है हमने. Now to be verb होते हैं is, am, are, जहां कर्ता के कुछ होने का भाव होता है. तो यहाँ पर easy होने का भाव है. हम to be verbs डिटेल में आगे आने वाले लेसन्स में सीखेंगे. So do not worry. Again, coming back to the examples, it is easy. कैसा है? Easy है. तो हम यहाँ temporary subject it का उपयोग कर रहे हैं. Then, it is certain that he will come. यह पक्का है कि वह आएगा. क्या है यहाँ पर? पक्का है. It is certain. इसके बाद में हमने certain लगाया है. इट से सेंटेंस की शुरुआत करी है. इट को टेम्पररी सब्जेक्ट बनाते हुए. इट इज कंफर्म्ड दैट शी विल गेट मैरिड इन दिसंबर. यह कंफर्म है, यह पक्का है कि उसकी शादी दिसंबर में होगी. यहाँ पर क्या है? चीज के पक्के होने की बात की जा रही है. इट इज कंफर्म्ड. तो टेम्पररी सब्जेक्ट के रूप में इट का उपयोग करा गया है. उससे शुरुआत की गई है सेंटेंस की. सो इन सच केसेस जहां पे हमें टेम्पररी रूप से सब्जेक्ट चाहिए लेकिन हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट सेंटेंस के बाद में वर्ब के बाद में आ रहा है तो हम इट से अपने सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं. Use number 5 to refer to some statement going before. कई बार ऐसा होता है कि हम एक भाग को, एक वाक्य के भाग को बोल चुके होते हैं और वापस से उसको रिपीट करने की आवश्यकता होती है. उस रिपीटिशन से बचने के लिए भी हम इट का उपयोग कर सकते हैं. उसी चीज या उसी स्टेटमेंट को अब यहाँ पर किसी एक शब्द के लिए हम इट का उपयोग नहीं कर रहे हैं लेकिन पूरे के पूरे स्टेटमेंट के लिए हम इट का उपयोग कर रहे हैं. ऐसा स्टेटमेंट जो कि ऑलरेडी पहले बोला जा चुका है. फॉर एग्जाम्पल, he is saying about the movie. एक भाग ये बोला जा रहा है कि वह फिल्म के बारे में बता रहा है. As if he has seen it. ऐसे कि जैसे उसने उसे देखा हो. उसे कर कर हमने यहाँ पर इस पूरे स्टेटमेंट को about the movie वाले स्टेटमेंट को it के रूप में क्रिस्प कर कर यहाँ पर सेंटेंस में बोल दिया. He is saying about the movie. वह फिल्म के बारे में ऐसे बोल रहा है जैसे कि उसने वह देखी हो. हम अगर यहाँ इट नहीं लगाते तो हमको वापस द मूवी बोलना पड़ता या फिर बोलना पड़ता कि he is saying about the movie as if he has seen the movie about which he is saying. इतनी बड़ी चीज वापस से रिपीट करना, उससे बचने के लिए इट का उपयोग होता है. Another example, he will be declared king as he knew it. उसे राजा घोषित किया जाएगा जैसा कि उसे पता था या जैसा कि उसे यह पता था. तो यहाँ पर भी हम देखते हैं to declare as king, किंग के रूप में, राजा के रूप में घोषित किया जाना. इस पूरे स्टेटमेंट को वापस ना दोहराते हुए हमने इट का उपयोग करा है. इट किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि वह राजा डिक्लेयर होगा. इस पूरी चीज को डिक्लेयर होने को जो शब्द हमने शॉर्ट में यहाँ यूज करा है वो है इट. She told us about her promotion as we didn't know it. उसने हमें अपने प्रमोशन के बारे में बताया जैसा कि हमें वह पता ही नहीं था. वह जो शब्द है वो पूरे स्टेटमेंट को बता रहा है. She told us about her promotion.
ये पूरे चीज को इट शब्द में हमने कवर अप कर लिया है ताकि हम वापस से पूरी चीज बोलने से बच सकें, क्योंकि जब हम बात में बोल रहे हैं as we didn't know it, जैसे कि हमें वह पता ही नहीं था, वह शब्द हम हिंदी में यूज कर रहे हैं जो कि इंग्लिश में इट हो जाएगा और वो पूरी प्रमोशन वाली स्टेटमेंट, प्रमोशन वाली बात को इंडिकेट करेगा। यूज नंबर 6, for a young child, unless we clearly wish to refer to the gender। अगर हम किसी बच्चे की बात कर रहे हैं, कोई छोटा बच्चा है या फिर किसी शिशु के बारे में बात कर रहे हैं और हम ये नहीं बताना चाहते कि वह जो छोटा बच्चा है वह लड़का है या लड़की, हम उसकी लिंग को नहीं बता रहे हैं, मेंशन नहीं कर रहे हैं या फिर उसे बताने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे केसेस में उस छोटे बच्चे के लिए इट प्रोनाउन का उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when I met the child, it was sleeping। जब मैं वह बच्चे से मिला या मिली तब वह सो रहा था या सो रही थी। हिंदी में अगर हम इस चीज को बोले तो रहा था, रही थी, इस क्रिया से हमें पता चल जाता है कि बच्चे का जेंडर क्या है, लिंग क्या है। बट एज पर वी टॉक इन इंग्लिश, इंग्लिश में हमें वर्ब से नहीं पता चलता है कि जेंडर क्या है। अनदर एग्जाम्पल, द किड इज प्लेइंग विथ इट्स टॉय। बच्चा अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है। यहाँ पर अपने के लिए इट शब्द का उपयोग हुआ है। वह या फिर यह से अलग हटकर हम यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन हम किड, उस बच्चे को पॉइंट आउट कर रहे हैं जो कि खेल रहा है अपने टॉयज के साथ, अपने खिलौनों के साथ। तो बच्चे को इंडिकेट कर रहा है शब्द इट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स जेंडर। अगर हम बताना चाहते कि वो एक बच्चा जो है एक लड़का है तो हम हिज टॉयज बोल सकते थे। अगर वो बच्चा एक लड़की है तो हम हर टॉयज बोल सकते थे। लेकिन जहाँ जेंडर मेंशन नहीं किया जाना है, हम इट प्रोनाउन का उपयोग कर सकते हैं। I will be happy whether it is a boy or girl। मैं बहुत खुश होंगी चाहे लड़का हो या वह लड़की हो। तो यहाँ पर भी हम इट का उपयोग कर रहे हैं दोनों ही केस में, चाहे बॉय है या गर्ल है, लड़का है या लड़की है। इट प्रोनाउन का उपयोग इस प्रकार से भी किया जा सकता है। यूज नंबर 7, for animals, unless we clearly wish to speak of them as male and female। अगर हम किसी भी जानवर की बात कर रहे हैं, किसी भी पंछी की बात कर रहे हैं या जल में रहने वाले किसी जीव की बात कर रहे हैं, ऐसे केस में अगर हम प्रॉपर नाम नहीं लेना चाहते, जो कि एक मादा को अलग नाम दिया गया है या नर को जो अलग नाम दिया गया है, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम अगेन लिंग को नहीं बताना चाह रहे हैं, तो एनिमल्स के लिए भी इट प्रोनाउन का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, he loves his cat। उसे अपनी बिल्ली या अपना बिल्ला बहुत पसंद है या वह उससे बहुत प्यार करता है। यहाँ पे अगर हिंदी में बोले तो कैट के लिए बिल्ला और बिल्ली दोनों ही शब्द का उपयोग होता है। बट इन इंग्लिश कैट कुड बी मेल और फीमेल। अगर हम इसके लिए सेकंड सेंटेंस में एक प्रोनाउन का उपयोग करना चाह रहे हैं, he himself feeds it every day। वह खुद उसे रोज खिलाता है या वह रोज उसे खुद खिलाता है। यहाँ पे कैट को खिलाने की बात की जा रही है,
और उसके लिए जो प्रोनाउन उपयोग हुआ है वो है it. Another example. The dog fell and broke its leg. कुत्ता गिर गया और उसने अपनी टांग तोड़ ली. यहाँ पर डॉग जो है, वैसे तो डॉग का फीमेल वर्ड होता है बिच, जो मादा होती है उसे बिच बोला जाता है, लेकिन यूनिवर्सली डॉग शब्द का उपयोग दोनों ही नर और मादा कुत्ते के लिए किया जाता है. अगर हम शुरुआत में ऐसा बोल रहे हैं कि कुत्ता गिर गया और उसने अपनी टांग तोड़ ली, तो अपनी के लिए इट्स का उपयोग हुआ है. यहाँ पर हम इट को पजेसिव केस में स्वामित्व के रूप में बात कर रहे हैं. किसका पैर था? वो डॉग का. उसने अपना पैर तुड़वा लिया या उसका पैर टूट गया, तो अपना के लिए इट्स शब्द का उपयोग यहाँ हुआ है. Then a lion always has its eye on prey. एक सिंह की नजरें या आंखें हमेशा उसके शिकार पर होती हैं. तो उसकी आंखें, its eye, उसकी के लिए it का उपयोग करा गया है. अगेन लायन जो है मेल है, लायनेस होता है फीमेल के लिए. इंग्लिश में जो शब्द है शेर और शेरनी के लिए. लेकिन हमें यहाँ आगे सेंटेंस में प्रॉपर हिज या हर लगाने की जरूरत नहीं है. हम उनके जेंडर को नहीं मेंशन करना चाह रहे हैं. लायन को हम नॉर्मली या फिर जनरल वे में यूज कर रहे हैं. ऐसे केस में जो प्रोनाउन का उपयोग होगा एनिमल्स के लिए वो होगा it. And at last we see use number 8 for things without life. This is widely used rule of it. It शब्द का सबसे ज्यादा उपयोग इसीलिए होता है कि ऐसी वस्तुओं के बारे में जिनमें कोई भी जीवन नहीं है, उनके लिए जो प्रोनाउन यूज करना है वो हम क्या करें, उसके लिए इंग्लिश में इट प्रोनाउन का उपयोग होता है. फॉर एग्जाम्पल, हियर इज योर ड्रेस. ये रही तुम्हारी ड्रेस. यू कैन टेक इट बैक. तुम इससे या उसे वापस ले सकती हो. नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट जो शब्द है उसके हिंदी में कई मतलब होते हैं. इसका, उसका, यह, वह, अपने. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हमें हिंदी टू इंग्लिश में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर किसी सर्वनाम का उपयोग करना है, किसी प्रोनाउन का उपयोग करना है और वो उस चीज के लिए है जिसमें जीवन नहीं है, तो हम डायरेक्टली इट प्रोनाउन का उपयोग कर सकते हैं. केक इज इन द किचन. केक किचन में है, रसोई घर में है. कैन यू प्लीज ब्रिंग इट. इट का उपयोग अब हम केक के लिए कर रहे हैं. केक एक खाने की वस्तु है, उसमें जीवन नहीं होता है, तो उसके लिए प्रोनाउन का उपयोग करेंगे it. Then all face creams have its own scent. जितनी भी चेहरे पे लगाने वाली क्रीमें हैं, उनकी हर एक की अपनी अलग खुशबू होती है. तो यहाँ पर अपनी के लिए इट शब्द का उपयोग पजेसिव केस में किया गया है. हम फेस क्रीम के जो सेंट है उसकी बात कर रहे हैं, उसकी खुशबू की बात कर रहे हैं. उसकी शब्द के लिए इट का इट्स वाला फॉर्म यहाँ पर उपयोग हुआ है. सो इट विल बी यूज्ड, इट विल बी यूज्ड ऑलवेज जब भी हम प्रोनाउन का उपयोग करना चाहें किसी भी निर्जीव वस्तु के लिए. Thank you everyone. That was it for today's lesson. Please do subscribe and turn on notification for more such videos.